अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम शुरू किया था डीएसपी का लास्ट टॉपिक दैट इज़ मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग और उसी का फिर हम दूसरा लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखे थे डेसिमेशन, ठीक है, और इंटरपोलेशन के, जिनको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है डेसिमेशन और इंटरपोलेशन को। अच्छा जी। एक चीज़ हम लोगों ने जो लास्ट में जिस पे लेक्चर ख़त्म किया था वो ये कि अगर हम डेसिमेशन करना चाह रहे हैं तो वी वुड प्रेफर टू डू सम प्री फ़िल्टरिंग, क्योंकि डेसिमेशन के प्रोसेस में जब फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एक्सपैंड करता है तो कुछ एलिसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह से प्री इंटरपोलेशन में हम ये चाहेंगे कि हम जो बेसिकली ज़ीरोज़ हम लोगों ने इंसर्ट किए हैं बिटवीन कंसेक्टिव सैंपल्स, देयर वुड बी L माइनस 1 ज़ीरोज़ बिटवीन 2 कंसेक्टिव सैंपल्स, ईच ऑफ 2 कंसेक्टिव सैंपल्स। सो उनको फिल अप करने के लिए हम इंटरपोलेशन के बाद लो पास फ़िल्टरिंग से गुज़ारते हैं। यहाँ पे जो है ना 2 बातें वो इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है जो हम देखने लगे वो ये कि हम इंटरपोलेशन और डेसिमेशन के प्रोसेस को कंबाइन भी कर सकते हैं ताकि हम फ्रैक्शनल सैंपल रेट चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर हम अ, मतलब अगर हम ऊपर वाले प्रोसेस में देखें तो बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो आपको देख के पता चल रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बाय फैक्टर ऑफ एम एक्सपैंड कर जाती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बाय फैक्टर ऑफ एल श्रिंक कर जाती है। तो बेसिकली अगर हम ये देखें तो मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो इनडायरेक्टली सैम्पलिंग रेट के ऊपर फ़र्क डाल रही है, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है। और इसी तरह से अगर हम लोगों ने मतलब जो मैंने बात की थी कि इन दोनों ऑपरेशंस को मिलाकर हम फ्रैक्शनल चेंज जो है वो ला सकते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात यहाँ पे जो मैं आपको करना चाहूँगी वो मतलब पहली बात एक्सप्लेन करने के बाद वो ये है कि ये जो लो पास फ़िल्टरिंग है इसके बारे में थोड़ा-सा हम ज़िक्र करेंगे कि ये किस तरह से हो सकती है। ओके, तो पहले हम ज़रा फ्रैक्शनल सैंपलिंग रेट की बात कर लें। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे एक्स ऑफ एन को गुज़ारते हैं एक इंटरपोलेटर से और बाद में हम इसको एक ऐसे फ़िल्टर से गुज़ारें जिसमें अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो जनरली हम बैंड्स लेते हैं, एजेस लेते हैं, वो क्या होंगे या क्या होने चाहिए। और उसके बाद हम एक डेसीमीटर से गुज़ार दें इसको और इसको हम फिर एक्स टॉ ऑफ एन कह रहे हैं, जहाँ टॉ का मतलब ये है कि अब एक्स टॉ एन या एक्स ऑफ एन को अगर हम कंपेयर करें तो एक्स टॉ एन में जो 2 कंसेक्टिव सैंपल्स हैं ना उनके दरमियान फ्रैक्शनल चेंज आया है एज़ कम्पेयर टू दोज़ एज़ कम्पेयर टू 2 कंसेक्टिव सैंपल्स बिटवीन एज़ कम्पेयर टू 2 कंसेक्टिव सैंपल्स इन एक्स ऑफ एन, ठीक है? मसलन एक्स ऑफ एन की फ्रीक्वेंसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ओमेगा थी तो इंटरपोलेटर से पास आउट होने के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट वुड हैव बीन बिकम ईच वैल्यू वुड हैव बीन मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एल, ठीक है? और यहाँ से जब मतलब पास आउट हुई वो फ्रीक्वेंसी डेसीमीटर से तो वो कुछ चेंज होके इस तरह से हो गई, ठीक है? अच्छा, तो मतलब इसी की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा थी तो अब वो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एल अपॉन एम होगी, तो मतलब एल अपॉन एम ने डिसाइड किया कि वो जो फ्रैक्शनल चेंज है वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे टॉ से रिप्रेजेंट किया उसको। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो बैंड एज है वो हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है? अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे एम एल से बड़ा हो तो देयर वुड बेसिकली बी नेट रिडक्शन इन सैम्पलिंग रेट, ठीक है, दैट इज़ ऑब्वियस। और अगर हमारे पास एम एल से छोटा हो तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग नेट
इंक्रीज इन सैम्पलिंग। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पर मिस की है वो ये है कि अगर मेरे पास इफ़ m इज़ लेसर देन s, तो फिर जो ये बैंड एजेस हैं वहाँ पर फिर मैं पाई बाय l विल बी यूज्ड, और इस केस में पाई अपॉन m विल बी यूज्ड, विच इज़ ऑब्वियस। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझने की है ना, वो ये कि अगर हम सैम्पलिंग रेट को बहुत माइनर वैल्यू से चेंज करना चाह रहे हैं, मसलन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल सैम्पलिंग रेट है वो इतना मतलब बहुत मामूली सा बढ़े, सच दैट कि जो न्यू सैम्पलिंग रेट है for example the new sampling rate is like 1.01 times the old sampling rate, then basically what we are trying to do कि हम यहाँ पे करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एल को 100 रखना चाह रहे हैं और एल को 101 रखना चाह रहे हैं और एम को 100। ठीक है, तो बेसिकली हम इंटरपोलेशन और डेसिमेशन के बहुत हैवी ड्यूटी प्रोसेसेस करने के बाद जो ओवरऑल सैम्पलिंग रेट में चेंज चाह रहे हैं दैट इज़ वेरी माइनर। ठीक है, तो यूजुअली हम ये इस तरह का जो है ना, या 1 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 1.025 इस तरह के कोई भी बहुत स्मॉल किस्म की चेंजेस जो कि हमें रिजल्टेंटली जिनके लिए बहुत हैवी ड्यूटी किस्म के इंटरपोलेशन या एंड बल्कि कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, हैवी ड्यूटी किस्म के इंटरपोलेशन एंड डेसिमेशन प्रोसेसेस करने पड़े दैट आर यूजुअली यूजलेस। ठीक है, तो हम फ्रैक्शनल चेंजेस जैसे 2/3 का अगर हम लोगों ने कर दिया तो वो उसमें एल और एम की अपनी अपनी वैल्यूज़ भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, और दूसरा फ्रैक्शनल रेट भी थोड़ा सा रीज़नेबल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो इसलिए इस तरह के जो है ना सैम्पलिंग रेट्स वी यूजुअली वोंट वांट टू कैरी देम आउट। ठीक है। अच्छा, एक तो इसमें ये बात थी कि इस जो हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम देखी थी ये वाली, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसको देख के जो पहली बात हम लोगों ने समझनी थी वो ये कि हम इंटरपोलेशन और डेसिमेशन के प्रोसेस कंबाइन भी कर सकते हैं और जिसके नतीजे में हमें फ्रैक्शनल सैम्पलिंग रेट मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमें इस ब्लॉक डायग्राम से समझने की ज़रूरत है वो है अबाउट लो पास फिल्टरिंग। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मेरे पास सपोज को इस तरह का सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ठीक है, और इंटरपोलेशन के प्रोसेस के बाद अगर लेट सपोज कि कुछ इस तरह की मैं वैल्यू लिखती हूँ, बेसिकली तो मेरे को स्प्रेड करके बनाना चाहिए लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसको इसी तरह से बना रही हूँ और बीच में मैं बहुत सारे इस तरह ज़ीरोज़ इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, देयर विल बी फोर्स 9 ज़ीरोज़ बिटवीन एवरी 2 कंसेक्टिव सैंपल्स। तो मेरे पास जो वाई ऑफ एन है ना, इंटरपोलेटेड सिग्नल, वो कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, अब अगला जो काम है वो है इस इंटरपोलेटेड सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से गुजारना। तो ये जो लो पास फिल्टर है ये बेसिकली कुछ इस तरह से करेगा। इसको हम वाई डैश एन कह सकते हैं, मतलब कि ये फिल्टर की आउटपुट है। ठीक है, तो जो मेरे पास इस तरह के सैम्पल्स थे वो कुछ उनको अगेन डिपेंडिंग अपॉन फिल्टर
अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सपोज़ जगह नहीं है। मैंने 9 ज़ीरोज़ डाले थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 9 वैल्यूज़ मेरे पास फ़िल अप होंगी, ठीक है? उस लो पास फ़िल्टरिंग के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तमाम ज़ीरोज़ जो हैं वो अ, उनकी जगह पे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ जाती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो थोड़ा-सा कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि हम यहाँ पर अब कौन-सी तरह का फ़िल्टर यूज़ अप करें। मसलन अभी मैंने यहाँ पर जो सैंपल मेरे पास 0 पे था उसको 0 पे प्लॉट कर दिया, लेकिन ये समटाइम्स सिग्नल सारे का सारा शिफ्ट होके डिले भी हो जाएगा और इसमें कुछ ना कुछ डिले इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से मेरे पास जैसे ये तो प्रॉब्ली बिल्कुल ही लीनियर किस्म की इंटरपोलेशन है, थोड़ी-सी क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। जैसे अभी तो मैंने इस लाइन और इस लाइन की वैल्यूज़ देखते हुए सारे के सारे ऐसे सैंपल्स प्लॉट किए हैं जो कि मुझे मतलब इनको इस तरह से जोड़ने में मदद है। लेकिन वो कुछ इंटरपोलेशन ऐसी भी हो सकती है जो कि मुझे थोड़ा-सा क्वाड्रेटिक टच इंट्रोड्यूस हो, इस तरह की कोई चीज़, ठीक है? मतलब फ़िल्टर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं लो पास फ़िल्टर, वो इन लीनियर फ़िल्टर्स भी हो सकते हैं या क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, ठीक है? अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फ़िल्टर है इस ख़ास मकसद के लिए, दैट इज़ कॉल्ड हाफ बैंड फ़िल्टर। इसको थोड़ा-सा आपने भी देखना है ताकि फिर आपको भी समझ आएगा कि क्या चीज़ है। डीएसपी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। हाफ बैंड फ़िल्टर बेसिकली एक ऐसा फ़िल्टर है जो कि अ, इंटरपोलेशन के बाद एक लो पास फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है और उसका बेसिक मकसद ये है कि ये जो सैंपल की अपनी वैल्यूज़ है ना, ठीक है? इनको रिटेन करे और इनके दरमियान से जो ज़ीरोज़ है सिर्फ़ उनको फ़िल अप करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सैंपल की जो अपनी वैल्यूज़ है ना, उनको उनको ये चेंज नहीं करता, ठीक है? अच्छा, अब ये एक बड़ी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए जो मतलब एक हाफ बैंड फ़िल्टर ही जिसको फ़िल अप करता है। अब एक हाफ बैंड फ़िल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है ना एच ऑफ एन जिसे हम कहें वो मतलब इंस्पायर्ड बेसिकली होता है एक टाइप 2 फ़िल्टर से। टाइप 2 फ़िल्टर आपको पता है उसकी लेंथ जो है वो दैट इज़ इवन और एंड दैट इज़ सिमेट्रिक। टाइप 2 से इंस्पायर्ड होता है और इसका जो है ना हर अल्टरनेटिव सैंपल वो ज़ीरो होता है। मतलब इंस्टेड ऑफ या द सेंट्रल 3। फॉर एग्ज़ाम्पल जो थोड़ा दरमियान वाला सैंपल होगा ना, अगर इसमें इवन चूँकि हम नंबर ऑफ सैंपल्स की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज़ अगर हम 0 से आखिरी सैंपल इसका m-1 है, तो इसका जो सेंट्रल सैंपल होगा इट वुड ऑलवेज़ बी इक्वल टू 1, ठीक है? और साइड पे आ गए हमारे पास 2 सैंपल। अच्छा, इसके बाद कुछ इस तरह के सैंपल्स आएँगे, ठीक है? आपको देख के पता लग रहा होगा कि दरमियान के 3 सैंपल्स के अलावा हर सैंपल के बाद हमारे पास एक ज़ीरो वैल्यू का सैंपल है। अब ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ना कि जिसमें दरमियान वाला सैंपल हमेशा 1 होगा और उसके बाद साइड वाले छोड़ के हर जो सैंपल है उसके बाद एक ज़ीरो वैल्यू का सैंपल हमें मिलेगा। इसकी वजह से होता यूँ है कि कॉरस्पॉन्डिंगली इसका जो इस हाफ बैंड फ़िल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनता है ना, उसमें एक सिमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाती है सच दैट अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 पाई की, नहीं बल्कि यहाँ मुझे पाई लिखना चाहिए। ये मेरे पास आ गया पाई, ये मेरे पास आ गया पाई बाय 2, ठीक है? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना,
पाई बाई 2 वाला, उसके अक्रॉस मतलब एक जो है ना ए सिमेट्रिकल किस्म की सिमेट्री, मतलब ये अगर इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो मुझे जो ये वाला पार्ट है ना वो एग्जैक्टली यहाँ पे आके इस तरह से रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, अगेन अगर आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है तो वो ड्राइंग की वजह से है, लेकिन एग्जैक्टली जो ये वाला पार्ट है ना और ये मतलब ये मिरर इमेज एक तरह से बनते हैं, और इसकी वजह से जो मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल के सैंपल्स हैं वो रिटेन होते हैं और दरमियान में कुछ जो है वो सैंपल्स फिल हो जाते हैं। अच्छा, तो हाफ बैंड फ़िल्टर जो है वो एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़िल्टर है ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हम इंटरपोलेशन के बाद ज़ीरोज़ की जगह कुछ नॉन ज़ीरो सैंपल्स को हम लोगों ने फिल अप करना होता है। अच्छा, ये तो इम्पोर्टेंट बातें हो गई। उसके बाद जो अगली समझने वाली चीज़ है, उनको हम कहते हैं नोबल आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये कुछ इंटरपोलेशन और डेसिमेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, और बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम आगे फिर पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़िशन की तरफ जाएँगे। तो पहले हम ज़रा इन प्रॉपर्टीज़ को समझ लें। इनको हम नोबल आइडेंटिटीज़ कहते हैं। ठीक है? अच्छा, जो सबसे पहले आइडेंटिटी है वो मैं अब डेसिमेशन के लिए लिखने लगी हूँ। वो आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर मैं एक सिग्नल x ऑफ़ n को डाउन सैंपल करूँ और लेट्स सपोज़ कि मेरे पास जो रिज़ल्टेंट सिग्नल होता है उसको हम x ऑफ़ n कह देते हैं, और इसको हम फिर किसी फ़िल्टर से पास आउट करें और हमें आउटपुट पे जो रिज़ल्ट मिलता है वो y a n मिलता है। ठीक है? अच्छा, और अच्छा, और हम किसी सिग्नल x ऑफ़ n को एक ऐसे फ़िल्टर से गुज़ारें जिसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया जाए इस तरह, और लेट्स सपोज़ कि हम इसके आउटपुट पे जो सिग्नल है उसको XBN कहते हैं, और उसके बाद हम इसको डाउन सैंपल करें तो इसके आउटपुट पे जो सिग्नल निकलता है इसको हम कहें YBN। अच्छा, और हम ये कहते हैं या हमारा ये क्लेम है कि YAN इज़ इक्वल टू YBN। दीज टू आर इक्विवेलेंट सिस्टम्स। अब ये होता कैसे है इसके लिए हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि दूसरा सिस्टम बेसिकली कैसे काम करता है। इस सिस्टम का तो हमें मतलब देख के इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू फिगर आउट कि XAN को हम कैसे लिख सकते हैं। XAN इज़ बेसिकली डेसिमेटेड सिग्नल x ऑफ n, तो इसमें हम लोग x ऑफ mn लिख सकते हैं अगर हम XAN डिफाइन करना चाह रहे हैं, और फिर YAN इज सिंपली x ऑफ an मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ z। अच्छा, दूसरे सिस्टम को हमने देखना है कि वो किस तरह से काम करता है ताकि हम उसकी इक्विवेलेंसी ऊपर वाले सिस्टम के साथ देख सकें। उसके लिए हमें ज़रा ये समझने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो हमें ये नीचे वाला सिस्टम समझने के लिए पहले इस सिस्टम को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एज z रेज़ टू पावर m ऑन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको हम z ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से। ठीक है, और अब अगर हम ये चीज़ लिखते हैं तो इसका जो मतलब बेसिकली चीज़ यहाँ पे चेंज हम करने की कोशिश करें वो z को रिप्लेस करें z रेज़ टू पावर m से इक्वेशन के दोनों तरफ। तो z रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर माइनस n, और ये सिंपली लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब z रेज़ टू पावर माइनस m का z या मतलब nm का जो फैक्टर है ना उसका बेसिकली मतलब ये है कि हम z की सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ z के पावर में सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ ले रहे हैं जो कि n कि मतलब n की पावर जो कि मल्टीपल्स ऑफ m है। ठीक है, यानी कि n
मतलब z रेज़्ड टू पावर m, फिर z रेज़्ड टू पावर 2m, फिर z रेज़्ड टू पावर 3m एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पावर्स यहाँ पे ली जाएंगी वही वाली वैल्यूज़ यहाँ पे भी कंसिडर होंगी, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है इसका। अच्छा, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम एच ऑफ एन का एक तरह से एक एक्सपेंडेड वर्जन कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम एफ एन एम एन एम को देखें तो इसका मतलब ये है, इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि हम इसको ज़रा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मेरे पास अगर एच ऑफ एन कुछ यूँ है और अगर मुझे मतलब मल्टीपल्स लेने हैं जी की पावर में सिर्फ एन के सॉरी एम के सिर्फ मल्टीपल्स लेने हैं और मुझे उसी तरह से वही सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ एच ऑफ एन की लेनी है। बेसिकली मैं कर यूँ रही हूँ कि एच ऑफ एन को लेते हुए एक एक्सपैंडेड सिग्नल बना रही हूँ जिसमें क्योंकि बेसिकली इस तरह का सिग्नल है, ठीक है। जिसमें ये वाली जो वैल्यूज़ है वो ये वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो 2m के बाद आई है, जो एच ऑफ एन की थर्ड वैल्यू थी वो बेसिकली मेरे पास 3m के बाद आई एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन मैंने यहाँ पर मतलब इस इक्वेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो ये जो है ना मेरे पास इक्वेशन, ये दिस इज बेसिकली अ जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एच of n which is basically expanded version of h of n, ठीक है। h जो सबस्क्रिप्ट में ये exp का मतलब है कि this is an expanded version, this signal is an expanded version of this signal, ठीक है। अच्छा, और अच्छा हमने एच जी एम को समझ लिया, अब हम ज़रा एक्स बी एन था यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एक्स बी एन वॉज बेसिकली आउटपुट फ्रॉम दिस सिग्नल। तो अब हम एक्स बी की आउटपुट एक्स बी को देखते हैं कि उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो अगर हम डी टी एफ टी की टर्म्स में देखें तो एक्स बी कैन बी रिटन एज, ठीक है, दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड कि मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दैट इज़ एच जी रेज़्ड टू पावर एम, ठीक है। तो जी मेरे पास जी रेज़्ड टू पावर जी ओमेगा है, तो मतलब डी टी एफ टी इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जो वाई बी है यानी कि नीचे वाली सिस्टम की आउटपुट, उसको हम अब बल्कि हम लोगों ने अभी ये देखा भी है। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले ये बता दूँ कि एक्स बी एन को बेसिकली हम डेसिमेट करते हैं तो वाई बी एन निकलता है, यानी कि टाइम डोमेन में तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये चीज़ अभी पिछले लेक्चर में देखी है कि उसका डी टी एफ टी कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हम उस चीज़ को ज़रा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और एक्स बी ई रिस्ट पावर जे ओमेगा माइनस 2 पाई के अपॉन एम, ठीक है। ये मतलब टाइम डोमेन में जब हम इस तरह से लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इस तरह से लिख सकते हैं, और वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकालना सीखा था। अच्छा जी, अब एक्स बी की जगह ये जो हम लोगों ने एक्स बी को ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि वो किसके बराबर है, वो लिख लेते हैं।
अच्छा, अब अगर आप देखो तो एच लिस्ट पर जो मेगा एम वॉज ऑलरेडी एन एक्सपेंडेड वर्जन, तो वो अभी हम जिसको एम से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास हम्म, मतलब कि ऑलरेडी वो एक उसमें मतलब एम का फैक्टर था उसके न्यूमरेटर में, तो वो हमारे पास कुछ मतलब इस तरह की चीज़ है ना, वो रह जाएगा। आई एम नॉट श्योर इट इज़ क्लियर इनफ, लेट मी इरेज इट एंड राइट अगेन। लेकिन यू कैन फिगर आउट कि मैंने इधर क्या बेसिकली लिखने की कोशिश की है। ओमेगा माइनस 2 पाई के, ठीक है, ईच ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा 2 पाई के, ठीक है। वो जो एम डिनोमिनेटर का एम था वो न्यूमिनेटर में एम की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब ये तो बेसिकली हमें ये वाली फैक्ट जो इसमें है फैक्टर, ये तो रिडंडेंट इसलिए भी है क्योंकि जो डी टी एफ टी होता है वो इटसेल्फ एक पीरियोडिक सिग्नल ही होता है, तो इसको हम सिंपल एच ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट ये जो ओमेगा के साथ 2 पाई के का फैक्टर है, ये उसकी periodicity शो कर रहा है, विच वी डोंट नीड टू राइट बिकॉज वी नो दैट डीएफटी सिग्नल इज ऑलरेडी पीरियोडिक। अच्छा, और अगर हम देखें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने बेसिकली इसको रिलेट करना है फर्स्ट वाले सिस्टम के साथ, तो दिस सिग्नल इज बेसिकली डेसिमेटेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है। एक्स ऑफ एन को अगर हम डेसिमेट करें तो वहाँ पर ये सिग्नल आता है, और ये बेसिकली एक्स ए एन के बराबर है, तो वी कैन सिंपली राइट दिस थिंग। हम प्रूव कर रहे थे या हम एवेल्यूएट कर रहे थे वाई बी विच वॉज आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, नीचे वाला जो सिस्टम था, और हम लोगों ने प्रूफ ही किया ये बेसिकली वाई ए ई रिच जे ओमेगा के बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट जो है ना सिस्टम, यानी कि ऊपर वाला पूरा का पूरा सिस्टम, उसके आउटपुट को नीचे वाले आउटपुट के बराबर इक्वेट किया है, या ये सीखा है कि हम ये दोनों सिस्टम बेसिकली बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा, इसी तरह से ना हम इंटरपोलेशन की नोबल आइडेंटिटीज भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी, बल्कि एक आइडेंटिटी तो हम लोगों ने लिख ली, तो इंटरपोलेशन की जो नोबल आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि एक्स ऑफ एन को अगर हम किसी सिस्टम एच ऑफ जी से गुजारें और लेट सपोज कि इसकी आउटपुट को अगर हम एक्स ऑफ एन कहते हैं, फिर एक्स ए ऑफ एन को अगर हम इंटरपोलेट करें और हमें एक आउटपुट मिलेगी जिसको हम वाई ऑफ ए एन कह देते हैं, ठीक है। और एक तो हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ गई, और फिर अगर एक्स ऑफ एन को हम इंटरपोलेट पहले कर लें, इस आउटपुट को लेट सपोज एक्स बी एन कहते हैं, और अब इसको एक फ़िल्टर से गुजारें जिसका सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन ये हो, बी एन कहते हैं। तो क्लेम हमारा ये है कि जो दोनों सिस्टम्स हैं दे वर्क इन अ सिमिलर वे सच दैट द आउटपुट फ्रॉम बोथ द सिस्टम्स इज सेम। तो ये दोनों जो है ना सिस्टम्स या कनेक्शन ऑफ सच सिस्टम्स, ये एक ही तरह से काम करते हैं। अच्छा, आई होप कि इसका जो है ना रिज़ल्ट वो आप लोग प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ना यहाँ पे ये जो इंटरचेंज करना है दो सिस्टम्स को, वो उसको सीखना, और फिर डेसिमेशन इंटरपोलेशन को कंबाइन करना, ये हम लोगों ने सारा काम एक मकसद के लिए किया था कि हम पॉलीफेज डिकम्पोजिशन तक पहुँच सकें। अच्छा जी,
अब हम थोड़ा सा सीखने लगे हैं पॉलीफेज डीकम्पोजिशन। और पॉलीफेज डीकम्पोजिशन को समझने के लिए जो उसके हम लोगों ने मतलब प्री रेक्स देखे हैं वो ये कि हम लोगों ने ये नोबल आइडेंटिटीज़ को समझा, उसके अलावा हम लोगों ने डेसिमेशन और इंटरपोलेशन के फंक्शंस को समझा। तो पॉलीफेज डीकम्पोजिशन में ऐसी क्या खास बात है? पॉलीफेज डीकम्पोजिशन बेसिकली हमारे बहुत सारे सिस्टम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आसान कर देती है, ठीक है? और हम फिर सिंपलर सिस्टम्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, ठीक है? अच्छा, मसलन इसमें एग्ज़ाम्पल मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। ये लेट्स सपोज़ डीकम्पोज़िशन का तो ऑफ़ कोर्स मतलब ये है कि हम एक सिस्टम या इनकमिंग सिग्नल को बेसिकली हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा आसान तो ये है कि हम उसको इवन और ऑड में डिवाइड कर दें। तो लेट्स सपोज़ कि अगर हम इवन और ऑड हिस्सों में एक सिग्नल को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सिग्नल को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम ऑड कंपोनेंट्स की बात करें तो अ, ओके, इवन हो जाएगा। इवन की अगर हम बात करें तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर हम ऑड कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हम कुछ उनको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी। और इस सूरत हाल में जो ओवरऑल हमारे पास ट्रांसफ़र फ़ंक्शन बनेगा उसको हम लिख सकते हैं एक्स इवन। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर मैं इसको 0 और 1 कह दूँ तो, क्योंकि 0 1 के बाद मैंने इसको जनरलाइज भी करना है। तो ओके, तो इसको मैं एक्स ऑफ कैपिटल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स यूनिटी फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम 0 कह रहे हैं और इसको हम 1 कह रहे हैं। अच्छा, इन दोनों ज़ीरोज़ को डिफ़र करने के लिए क्योंकि ये बेसिकली ये जो है ना, दिस इज़ ओ फॉर ऑड, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लिख रही हूँ टू शो दैट दिस इज़ 0, ठीक है? अच्छा, तो एक्स 0 जी स्क्वायर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जी स्क्वायर कैसे आया, प्लस एक्स 1 जी स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, फर्दर हम ये मिसाल ले सकते हैं कि अगर एक्स ऑफ एन लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है which is 3 1 5 6 2 4 -3 और 7। तो मैंने जिसके पॉलीफेज कंपोनेंट्स बनाए हैं ये सारे इवन कंपोनेंट्स आ गए मेरे पास, और जो मेरे पास ऑड कंपोनेंट्स आए हैं they are based on the samples that are placed on odd in time instants। ठीक हो गया? तो x0n which is basically even components of xn are given like these, और ये मेरे पास नीचे जो है वो odd components of x of n है, ठीक है? अच्छा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं। मैं x ऑफ x नॉट जी की अगर बात करूँ इसी तरह से x1z, ठीक है? ये मैं बस आगे इंडिविजुअल जी ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है? और अब आप देख सकते हैं कि आपने बेसिकली एक्स इसको मतलब हर जी की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे
और यहाँ पर हर वैल्यू को स्क्वायर करने के बाद जी रेस्ट पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप कहीं जाकर इन दोनों को कंबाइन करके एक्स ऑफ जी बना सकते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली आप भी देख सकते हैं कि जिस तरह से इस इवन रॉड कंपोनेंट्स को मिलाकर एक टाइम डोमेन सिग्नल बनाया जाता है, उस तरह से इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के भी एक्स ऑफ जी बनाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन अवेलेबल हो तो वी कैन सी दैट कि एक हाफ सिग्नल को सिंपली हम डेसिमेशन बाय 2 और यहाँ पर हम करने के पहले डिले कर रहे हैं और फिर अच्छा यहाँ पर इस तरह से करने से हमें बेसिकली इसके वो मिल रहे हैं इवन कंपोनेंट्स और डिले करके अगर हम फिर डेसिमेशन करें तो वी आर गेटिंग ऑड कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसी तरह से जनरलाइज अब आप कर सकते हो अगर आपने m पार्ट्स में सिग्नल को डिवाइड करना है। तो उसके लिए x नॉट n हमारे पास हो जाएगा x ऑफ m। अब हम इसको m पार्ट्स में डिवाइड करना सीख रहे हैं। x1n हमारे पास हो जाएगा x ऑफ mn प्लस 1 और जो हमारे पास mth कंपोनेंट आएगा, मतलब बीच में और भी कंपोनेंट्स होंगे, ये होगा। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम जी ट्रांसफॉर्म की बात करें तो उसको इन कंपोनेंट की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है? एक्स नॉट जी टू पावर m प्लस z1 x1 जी टू पावर m ठीक है, मतलब इंडिविजुअल अगर आपके पास जी ट्रांसफॉर्म्स हैं तो उन सबको इस तरीके से हम कंबाइन करके एक्स ऑफ जी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा था। अच्छा जी, एक एक चीज़ आपको बताऊँ कि पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़िशन सिर्फ़ एक तरह से नहीं होती। पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़िशन करने के मुख्तलिफ़ तरह के देखिए कि हम बेसिकली उनको सैंपल को कंबाइन किस तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए यू विल फाइंड डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट बुक्स। अच्छा, अब ये हम लोगों ने डिकम्पोज़िशन तो थोड़ी-सी सीख ली, लेकिन किस तरह से हम इसको एफ़िशिएंटली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मसलन हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिग्नल है जिसको पहले हम इंटरपोलेट करते हैं बाय द फैक्टर ऑफ 2 और फिर हम इंटरपोलेशन के बाद उसकी रिकंस्ट्रक्शन या सैंपल्स इंसर्ट करते हैं बिटवीन एवरी टू कंसेक्टिव सैंपल्स और हमें आउटपुट मिल जाती है y ऑफ n। अब इस सिस्टम में जो मसला है वो ये है कि x ऑफ n को हम जब इंटरपोलेट करते हैं तो मतलब इस फ़िल्टर को मिलने वाले हाफ सैंपल्स कम से कम 0 हैं। ठीक है? अब ये तो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल इंटरपोलेशन है ना, अगर हम इंटरपोलेशन करें बाय द फैक्टर ऑफ एनी वैल्यू व्हिच इज़ ग्रेटर देन 2, तो इस वक़्त तो जो फ़िल्टर को कोएफ़िशिएंट्स मिल मतलब इस वक़्त जो फ़िल्टर को सैंपल्स मिल रहे हैं उसमें से हाफ़ ज़ीरो हैं और हाफ़ नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है? इन केस अगर एक्स ऑफ़ एन सारे का सारा नॉन ज़ीरो है तो। लेकिन अगर हम इसको इस 2 से थोड़ी-सी वैल्यू बढ़ाएँ तो
इसका मतलब ये है कि मोर देन हाफ ऑफ द सैम्पल्स दैट आर बीइंग गिवन टू दिस फिल्टर आर ज़ीरो इन वैल्यू, तो उसको एक बहुत गैर ज़रूरी प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, अननेसेसरी कंप्यूटेशंस हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो इनपुट वैल्यू, और इस तरह से और ज़ाहिर-सी बात है कि रेट डेटा रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा जैसे-जैसे हम इंटरपोलेशन किसी ज़्यादा फैक्टर से करते जाएँगे। तो एक थोड़ा-सा आसान तरीका ये है कि हम इंस्टेड इस फ़िल्टर के ऊपर पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़िशन अप्लाई करें और हम उसको स्प्लिट कर दें इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे वायोफेन आउटपुट। अच्छा, इसको हम मज़ीद अब कैसे और आसान कर सकते हैं? दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने फ़िल्टर्स को। अभी फ़िलहाल ऑफ़ कोर्स मुकम्मल तौर पे सिम्प्लीफाई नहीं किया, लेकिन उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इंटरपोलेशन को भी हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इस ज़ीन वर्ड्स को ज़रा यहाँ से अलग करते हैं। क्योंकि वो डिले का ऑपरेशन है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। हम लोगों ने सिंपल डिले को जो इस वाला ये वाला ब्लॉक है, इसको दो ब्लॉक्स में स्प्लिट किया है। अच्छा, यहाँ से आगे हम लगा सकते हैं नोबल आइडेंटिटी, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था। नोबल आइडेंटिटी हाँ, मतलब स्विच कर सकते हैं हम। इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना फ़ायदा वो ये है कि एक तो अब जो फ़िल्टर्स हैं वो दोनों इटसेल्फ अब कम डेटा रेट पे या स्लो रेट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम एक्सोफेन को इंटरपोलेट करके इन सिस्टम्स को दे रहे थे। अब इन दोनों फ़िल्टर्स को कम डेटा रेट पे काम करने, बिकॉज़ ये ओरिजिनल सिग्नल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और उन उस फ़िल्टर दोनों फ़िल्टर्स के इनपुट पे इतने सारे ज़ीरोज़ नहीं है जिस तरह से पहले हमारे पास हाँ, बहुत गैर ज़रूरी किस्म के ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है? और दूसरी बात है कि ये हमें पहले फ़िल्टर जिस लेंथ दोनों फ़िल्टर जिस लेंथ के लगाने पड़ रहे थे, अभी हम हाफ़ लेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, व्हिच इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग कट इन कॉस्ट, ठीक है? और
एंड द ऑपरेशन बिकम्स एफिशिएंट इन द सेंस कि फ़िल्टर की लेंथ वहाँ पर रिड्यूस हो गई है। और उसके अलावा ओवरऑल जो है वो सिंप्लीफिकेशन जो है या एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन इंट्रोड्यूस हो गई है इस स्प्लिटिंग की वजह से, ठीक है, या पॉलीफेज डिकम्पोजिशन की वजह से। तो पॉलीफेज डिकम्पोजिशन बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को आसान करता है, हमारे सिस्टम्स की ओवरऑल लेंथ को रिड्यूस करता है और हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो ओवरऑल वो एफिशिएंट कर देता है कि अब बेसिकली पैरेलल में दो सिस्टम्स काम करें लेकिन दोनों बोथ ऑफ देम आर हाफ इन लेंथ एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल फिल्टर। अच्छा, अब इसमें जो आपकी सीखने वाली बातें हैं ना वो ये कि एक तो आप लोगों ने हाफ बैंड फ़िल्टर को ज़रूर देखना है कि वो क्या होता है, ठीक है? और किस तरह से क्या एडवांटेज है उसका। और प्लस पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़िशन को थोड़ा-सा देखें कि वो किस तरह से हेल्पफुल है। बेशक आप अपनी किताब से ही उसकी एग्ज़ाम्पल ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम अपना मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग के टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और अभी हमारे पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इसमें मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मास्किंग या मतलब और जो भी चीज़ें इस हम कवर कर सकते थे वो हम करें। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी इसको सीख लें तो एटलीस्ट अगर आगे कब मतलब कुछ जो अगर आपने मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग में कुछ और भी पढ़ना हो तो एटलीस्ट बेसिक्स आपकी अब इतनी हो जाएंगी इन टॉपिक्स के बाद कि आपको कोई और चीज़ समझने में होपफुली मसला ना हो। तो ये आपका फिर मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग का भी और इन जनरल एडीएसपी का भी लास्ट लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।